आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज़ाद बीपीएससी के चैनल को 40,000 के क्लब में पहुंचाया है। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से सभी कार्यक्रम आप सब पसंद कर रहे हैं इन दिनों जो आपके लिए चल रहे हैं, और ज़्यादातर जो आपके कार्यक्रम इस समय चैनल पर देखने को मिल रहे हैं, सभी का जो केंद्र बिंदु है वो है आपकी आने वाली जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, उसी को केंद्र बिंदु बनाकर लगातार आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज जो हम उपस्थित हुए हैं, विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं, और यहाँ पर आधुनिक भारत से संदर्भित चर्चा देखने को मिलेगी। और आधुनिक भारत से संदर्भित ये दूसरी सीरीज आपको देखने को मिल रही है, दूसरी वीडियो आपको देखने को मिल रही है। तो निरंतर आपको साथ लगे रहना है, क्योंकि लगातार जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि जब आप प्रश्नों को हल करते हो, प्रश्नों को देखते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको इसी सेशन से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोला जा रहा है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। प्रश्न बोला जा रहा है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, आपको बताना है। चार विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पहला है जमींदारों के साथ, दूसरा कह रहा है ग्रामीण समुदायों के साथ, तीसरे विकल्प में कह रहा है मुकदमों के साथ, या चौथे विकल्प में कह रहा है किसानों के साथ। इसमें बोला गया है अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है, आपको बताना है। अस्थायी बंदोबस्त आप जानते हो कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो उस दौरान यदि हम देखें तो चार प्रमुख भू राज्यों से आप कह सकते हैं व्यवस्था जो है इसमें प्रचलित थी। पहला था अस्थायी बंदोबस्त, इसके बाद इजारेदारी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी, रैयत वाली व्यवस्था थी। तो ये 3 से 4 व्यवस्थाएं थी जो भू राजस्व के लिए उस दौरान लागू की गई थी, और आपकी परीक्षा के लिए ये चारों की चारों महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ था, सबसे पहली बात कि अस्थायी बंदोबस्त हुआ था जमींदारों के साथ। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है कि यह जमींदारों के साथ हुआ था। आपको पता होगा कि वर्ष 1793 ईस्वी में, वर्ष 1793 ईस्वी में, नाम याद रखना है, कार्नवालिस के समय में, 1793 ईस्वी में कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस के समय में ये भू राजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी, और अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जमींदारों के साथ शुरू की गई थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए दूसरे शब्दों में कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है लॉर्ड कार्नवालिस। कब शुरू किया गया था, तो आपको वर्ष याद रखना है, वर्ष 1793। इसके साथ साथ आपको बता दें, इसी व्यवस्था को, अस्थायी बंदोबस्त को ही कई अन्य नामों से जानते हैं, जिसमें से एक नाम आता है इस्तमरारी व्यवस्था, ठीक है। दूसरा नाम इसमें आपको देखने को मिलता है जागीरदारी व्यवस्था, ये भी आपको देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं। तीसरा इसी को बोलते हैं मालगुजारी। तो कोई भी नाम बोला जाए इन चारों में से, बात एक ही है। तो इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या अस्थायी बंदोबस्त की बात करें, बात एक ही है, जिसकी शुरुआत 1793 में कार्नवालिस के समय में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बता दें इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं थी, जैसे इजारेदारी, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था थी, ये आपको पता होना चाहिए। इजारेदारी व्यवस्था जो थी ये 1772 में शुरू की गई थी, और 1772 में ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद आप देखते होंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था की यदि बात करें तो वर्ष 1820 में इसकी शुरुआत हुई थी, टॉमस मुनरो द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो अगला आता है वो है महालवाड़ी। क्या आता है? महालवाड़ी। और महालवाड़ी व्यवस्था की यदि हम बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो भू राजस्व की व्यवस्थाएं थी, किसके द्वारा शुरू की गई हैं, वो पता होना चाहिए। तो याद रखिए, महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, रैयतवाड़ी व्यवस्था इसकी बात करें तो इसको आपने देखा कि टॉमस मुनरो के समय में, इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कार्नवालिस के समय काल में प्रारंभ हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए।
आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ब्रिटिश भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो व्यवस्था लागू थी वो थी रैयतवाड़ी, और संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% के क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू थी। इसके साथ साथ आपको पता होगा महालवाड़ी जो व्यवस्था थी ये ब्रिटिश भारत के कुल भूमि के 30% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इजारेदारी व्यवस्था की बात करें तो लगभग 19% के भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि किसके द्वारा शुरू की गई थी, दूसरा पता होना चाहिए कि भारत के कितने क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इस व्यवस्था में यदि हम देखें तो किसके साथ ये समझौता हुआ था भू राजस्व के लिए, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो जमींदारों के साथ व्यवस्था थी, विशेष रूप से अस्थायी बंदोबस्त की जब हम बात करते हैं तो अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है ये 19% क्षेत्रफल पर लागू थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपको बता दें कि उस समय बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का बनारस और कर्नाटक के कुछ भाग थे जहां पर यह व्यवस्था लागू थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आप आसानी से प्रश्नों का जवाब, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपकी विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि प्रश्न में ई विकल्प शामिल है, ई विकल्प शामिल होने का मतलब कि प्रश्न जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके आधार पर है। यदि ई विकल्प शामिल नहीं है मतलब प्रश्न पूर्व में पूछा गया है, और जो भी प्रश्न है वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2020 तक के प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन हो रहा है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था आपको बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, इनमें से कौन सा इस प्रश्न के लिए सही जवाब है आपको बताना है। चलिए ध्यान से पहले पढ़ना है प्रश्न, इसके बाद जवाब देना है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट क्यों लागू किया गया, इसका कारण क्या था, इन 4 कारणों में से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें कि बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का निर्णय था वो इसलिए था क्योंकि भू राजस्व का जो है ये राजस्व निर्णय करना था, और इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। सी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में आपको कोई एक वर्ष चुनकर यहाँ पे लिखना है, और बोला जा रहा है कथन में जो भी वर्ष यहाँ पे है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। मतलब बात यहाँ पर हो रही है बंगाल किराएदारी अधिनियम की, जिसकी चर्चा वर्ष, इन जो 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं इन चारों विकल्पों में से किसी एक वर्ष में हुई है, तो वो कौन सा वर्ष है आपको बताना है। तो चलिए बताएं, 1885, 1886 या 1889 और या 1904 विकल्प हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था कब। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है 1885। वर्ष 1885 में ये घटनाक्रम हुआ था, और ये प्रश्न बीपीएससी की पूर्व की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। आप जानते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन आपने पढ़े होंगे। भारत में सुधार आंदोलन जो थे, धार्मिक सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन, उन्हीं से जुड़ता हुआ ये टॉपिक है आपका। पूछा जा रहा है सत्यार्थ, यहाँ पे यदि टाइपिंग में मिस्टेक है तो सही कर लीजिएगा, सत्यार्थ ये लिखा है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी आपको बताना है। एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कौन सा सही उत्तर है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा कि इनका कौन सा उत्तर इस प्रश्न का आपके लिए सर्वोत्तम उत्तर है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है वो आपको बताना है। चलिए ध्यान से पढ़ना है। बात हो रही है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, और आपको बता दें सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है ये स्वामी
दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। तो इसके यदि हम बात करें तो ये संबंधित है स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और इनके द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना थी वो की गई थी वर्ष 1875 में। तो वर्ष 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, और आर्य समाज का जो उद्देश्य था वो भी आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज का जो उद्देश्य था वो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध करना था। क्या उद्देश्य था? वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध करना इस समाज का उद्देश्य था। और आप यह भी जानते होंगे कि एक नारा दिया गया था, काफी प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि नामक एक आंदोलन भी चलाया था, शुद्धि आंदोलन। और जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, आपको पता होना चाहिए कि शुद्धि आंदोलन उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए चलाया गया था जो किसी कारणवश हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, और उनको पुनः अपने मूल धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी याद रखना है कि भारत का मार्टिन लूथर, यदि आपसे पूछ लिया जाए किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो आपको बताना है कि भारत का जो मार्टिन लूथर का नाम दिया जाता है वो दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आर्य समाज के बारे में, या वेदों की ओर लौटो नारा, शुद्धि आंदोलन या मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, सबका संदर्भ है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध करना। इन्होंने नारा दिया था एक, वेदों की ओर लौटो। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश किसी दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित कर लिए हैं अपने आप को, उनको पुनः हिंदू धर्म की तरफ वापस लाना, उनको पुनः हिंदू धर्म से जोड़ना, इसका उद्देश्य था। और इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। यहाँ पे कुछ अखबार दिए हुए हैं और इनसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है कि जो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। और सबसे पहले इसमें आप देखने को पा रहे हो न्यू इंडिया, ठीक है, इसके बाद लीडर, इसके बाद यंग इंडिया, और अगला है फ्री प्रेस जनरल, ठीक है। इनमें से कौन सा था, और एक समाचार पत्र था, साथ ही साथ वह उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, यह चीज अवश्य आपको याद रखना है कि क्या बोला जा रहा है, अखबार, मतलब कौन सा इनमें से अखबार या समाचार पत्र है वो आपको बताना। चलिए बताएं। इसमें से सबसे पहले यंग इंडिया को आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी द्वारा निकाली जाने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तो ये तो बाहर हो जाएगा। और आप जानते हो जब बात आती है महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दिया था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो दो चीजें याद रखना है कि महात्मा सबसे पहले किसने कहा, तो सबसे पहले महात्मा की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किसने किया, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। अब चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बता दें, इसमें एक समाचार पत्र है लीडर। लीडर जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र का संपादन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता था। और मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रचारित किए जाने वाले इस समाचार पत्र में उदारवादियों के नीतियों का प्रचार किया जाता था। तो इसका सही उत्तर है लीडर, और इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः अपनी तरफ आकर्षित किया, यह आपको बताना है। बोला जा रहा है 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलनों ने
जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया आपको बताना था। बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, तो धर्म और समाज सुधार आंदोलनों से इनमें से कौन सा वर्ग जुड़ा था, यही तो आपको बताना है। तो इनमें से यदि आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि बुद्धिजीवी, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, नगरीय उच्च जातियां या उदार रजवाड़े। आपको बता दें कि उदार रजवाड़ों को छोड़कर बाकी सभी लोग जो थे वो आकर्षित हुए थे धार्मिक सुधार आंदोलनों से। तो सी विकल्प सही उत्तर है। सी में लिखा है 1, 2 और 3, क्योंकि उदार रजवाड़े इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे आपको बताना। पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, किन्हें पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो चले बताएं, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या राजा राम मोहन राय, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, किनको यह पदवी दी गई है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। चले, सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इसके एकेश्वरवाद के ये समर्थक थे। साथ ही साथ ये सती प्रथा तथा नारी शोषण के विरोधी थे। सती प्रथा और नारी शोषण के ये विरोधी थे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए आधुनिक बंगला गद्य का जनक भी इनको कहा जाता है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि एक मुगल शासक थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने जो है इनको राजा की उपाधि प्रदान की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको युगदूत कहा था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरे शब्दों में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसे सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा, तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय के बारे में जब बात हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया कि सती प्रथा और नारी शोषण के ये विरोधी थे और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में, वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन भी किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा कई सारे संस्थाएं स्थापित की गई राजा राम मोहन राय द्वारा, और इन संस्थाओं के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या पूछ लिया जाता है? सबसे पहला तो संस्थाओं के नाम देके पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा स्थापना की गई। दूसरा, एक जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से 3 से 4 संस्थाओं के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनके स्थापना का क्रम बताइए। तो स्थापना का क्रम के साथ इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई उसका नाम था आत्मीय सभा। क्या था? आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा की जो स्थापना थी वो 1814 से 1815 में हुई थी। दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो वेदांत सोसाइटी। क्या था? वेदांत सोसाइटी। और वेदांत सोसाइटी की यदि हम बात करें तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में हुई थी। तीसरे स्थान पे यदि हम देखें तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ये की गई थी 1817 में। इसके बाद यदि हम देखें तो आता है प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस, और इसकी जो रचना थी ये कब की गई? ये की गई 1820 में। और प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस के बाद नाम आता है कलकत्ता यूनिटेरियन। और कलकत्ता यूनिटेरियन की जो स्थापना थी 1821 में की गई थी। इसके बाद आता है वेदांत
वेदांत कॉलेज की जो स्थापना थी ये की गई थी 1825 में, और लास्ट में आता है ब्रह्म सभा, और ब्रह्म सभा की जो स्थापना थी ये की गई थी 1828 में। तो याद रखना है कि सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन किया गया था, और सबसे लास्ट में इनके द्वारा ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज जो आगे चलकर परिवर्तित हो गया, इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 2 से 3 याद रखिएगा कम से कम, आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, 3 यहाँ पे याद रखना है, और इसके बाद वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज लास्ट का याद रखना है, क्योंकि इनके क्रम पूछे जाते हैं तो आपको वर्ष इनके पता होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, इग्नोर करिएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। और अभी मैंने आपको कुछ संस्थाओं के नाम गिनाए, और मैंने बताया कि सबसे पहली संस्था जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई थी 1814 और 1815 में, उसका नाम था आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा के बाद यदि देखें तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई वर्ष 1816 ईस्वी में। वेदांत सोसाइटी के बाद हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई वर्ष 1817 में। इसके बाद प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस नामक एक पत्रिका पुस्तक इन्होंने लिखी 1820 में, और कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना 1821 में हुई। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई, और ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में हुई। तो सबसे पहली संस्था जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई थी वो याद रखना है आत्मीय सभा। सबसे अंतिम संस्था जो इनके द्वारा स्थापित की गई थी याद रखना है ब्रह्म सभा, जो बाद में बदलकर ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आई। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय, ए विकल्प इसका सही उत्तर। इसको बताएं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? हमने तो आपको बताया कि ब्रह्म सभा की स्थापना जो है वो 1828 में हुई थी। तो ब्रह्म सभा जो थी उसी का नाम आगे बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना, तो इसका सही विकल्प जो नजदीकी इसमें है वो है 1829। 1829 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म सभा की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। बाद में यही संस्था बदलकर ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आ गई थी। अद्वैतवादी हिंदुओं की एक सभा थी ये। इसमें कहा जाता था, इसमें मूर्ति पूजा, इसमें बहुदेववाद, इन सब का जो है विरोध किया जाता था, पुरोहितवाद का खंडन किया जाता था, यह आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्ष 1829। आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज, देखो कहीं आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज, कहीं आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्म सभा, तो तिथि याद रखना है 20 अगस्त 1828। तो आपको याद रखना है कि 20 अगस्त 1828 जो है उस दौरान ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए। और उसी के बाद ब्रह्म सभा जो थी उसी का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया था। तो इसमें यदि हम देखें 28-29 में कोई दिया है तो वर्ष 1828 है, 1828 हमें टिक करना है, ये हमारा सही। ठीक है, चलो, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में बताया कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा और नारी शोषण के प्रबल विरोधी थे, और मैंने आपको बताया था कि इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप इनमें से किसी एक के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा उन्मूलन किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कार्नवालिस या कर्जन, किसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था आपको बताना। चलिए बताएं, किसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था आपको बताना है। देखो, सबसे पहली बात कि कमेंट करना बहुत जरूरी है। आपके जितने भी छात्र देख रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करना बहुत जरूरी है। यदि आप विगत वर्षों के प्रश्नों को 80% तक हल कर पा रहे हैं, 80 प्लस जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी विधिवत है। यदि उससे नीचे हैं तो बहुत सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न तो आपको 100% आने चाहिए। ये मेरा मानना है कि 100% आपको विगत वर्षों के प्रश्न आने चाहिए। साथ ही साथ आपकी बिहार से संबंधित सीरीज चल रही है जिसमें बिहार का हम अध्ययन कर रहे हैं,
और बिहार के अध्ययन में आपने देखा होगा बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का सामान्य परिचय। अब बिहार का जो भूगोल आपको मिला है उसमें कृषि से संबंधित चर्चा नहीं है, खनिजों से संबंधित चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको आर्थिक परिवेश से जोड़कर, आर्थिक परिदृश्य से जोड़कर, जब बिहार की हम बात करेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था की, तो उसमें हम जोड़कर उसको सामने लाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको बता दें, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में जो है इसका उन्मूलन किया था। तो इसका सही उत्तर हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेविकल्प सही उत्तर। इसको बताएं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज, अभी तक आपने देखा तो 2-3 इस प्रकार के समाज आए हैं, जैसे ब्रह्मा समाज अभी देखा आपने, मतलब राजा राम मोहन राय के बारे में देखा। राजा राम मोहन राय के पहले आपने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखा, और यहाँ पे अब बात हो रही है प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे आपको बताना। चले बताएं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इनमें से कौन से थे जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपको बताना है। आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष। चलिए बताएं, प्रार्थना समाज की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। देखो, प्रार्थना समाज की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको बता दें, आत्माराम पांडुरंग ने आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया था। आपको बता दें, इसकी स्थापना वर्ष 1867 में की गई। ठीक है, और प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह को जो है बल देना, विधवा विवाह के समर्थन में इन्होंने बातें कही, साथ ही साथ स्त्री शिक्षा को जो है भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि प्रार्थना समाज ने ही सुबोधनी नामक पत्रिका चलाई थी। सुबोधनी नामक जो पत्रिका थी वो इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। साथ ही साथ दलित उत्थान मिशन नामक संस्थान की स्थापना भी इन्होंने किया था। दलित उत्थान मिशन संस्थान की स्थापना भी आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में प्रार्थना समाज के अंतर्गत ही किया गया था, और प्रार्थना समाज ने ही सुबोधनी नामक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बात कब की हो रही है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो आपको बताना है। चलिए बताएं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 4 नाम दिए हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन सा सही है। देखो, यहाँ पे बात हो रहा है नव हिंदूवाद। ठीक है, तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है, स्वामी विवेकानंद। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत की थी। रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत की थी। कब किया था? 1897 में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि वर्ष 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद, जिसको धर्म संसद बोलते हैं, उसका आयोजन किया गया था, और इस धर्म संसद में भारत से जो व्यक्ति गए थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की इस धर्म संसद को संबोधित भी किया था, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद जो इनका नाम है, ये मूल नाम इनका स्वामी विवेकानंद नहीं है, बल्कि इनका जो नाम है, मूल नाम जो है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपको याद रखना है। और ये जो नरेंद्र नाथ दत्त नाम था, मतलब नरेंद्र नाथ दत्त नामक जो व्यक्ति थे, इन्होंने महाराज खेतड़ी के सुझाव पर, ये भी याद रखना है, महाराज खेतड़ी के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। तो स्वामी विवेकानंद इनका मूल नाम नहीं है, इनका मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि महाराज खेतड़ी के दिशा निर्देश के अनुसार इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था, ये आपको पता होना चाहिए। इनके संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का
आध्यात्मिक पिता कहा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, यह आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा दो प्रमुख पत्रिकाएं निकाली गई थी। पहला था प्रबुद्ध भारत, क्या था? प्रबुद्ध भारत, ठीक है। दूसरी जो पत्रिका थी वो आपको पता होना चाहिए, उद्बोधन। तो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका थी, ये पत्रिका इंग्लिश में थी, ये आपको पता होना चाहिए। और उद्बोधन नामक जो पत्रिका थी, ये बांग्ला में थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रबुद्ध भारत और उद्बोधनी नामक दो पत्रिका का जो है संपादन स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? अभी अभी मैंने आपको बताया, जब स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया कि शिकागो की धर्म संसद में जिन्होंने भाग लिया था उनका नाम था स्वामी विवेकानंद, इसलिए बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, इन्होंने आपको बताया। और अभी सबसे पहले मैंने यही बताया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1897 ईस्वी में की गई थी। तो 1897 डी विकल्प में दिया है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। 1 मई 1897 को इसकी स्थापना की गई। इसको बताएं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, इनमें से किसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है, आपको बताना है। ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा समाज अभी आपने देखा कि ब्रह्मा समाज तो जुड़ता है किससे? राजा राममोहन राय से। आर्य समाज, प्रार्थना समाज भी अभी आपने देखा, प्रार्थना समाज जुड़ता है किससे? जुड़ता है आत्माराम पांडुरंग से, ये भी आपने देख लिया। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है आर्य समाज। आर्य समाज जो है ये जुड़ता है स्वामी दयानंद सरस्वती से, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की है। साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और प्रश्न संख्या 17, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? बात हो रही है सत्य शोधक समाज की, कि किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है, आपको बताना है। चलिए बताएं, इनमें से किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है, आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा बाई फूले, शिवनाथ शास्त्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बात हो रही है सत्य शोधक समाज। आपको बता दें वर्ष 1873 ईस्वी में बंबई में इस समाज की आधारशिला रखी गई थी। विशेष रूप से जो ये समाज था, ये पिछड़ी जातियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए, पिछड़ी जातियों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए, अपने अधिकारों के बारे में बताने के लिए यह था। और विशेष रूप से ये जो समाज था, ये ब्राह्मणवाद का विरोधी था। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी ज्योतिबा फूले ने, और ज्योतिबा फूले ने ही 1872 में एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सेम प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? अभी मैंने आपको बताया कि सत्य शोधक समाज की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका भी नाम जुड़ता है ज्योतिबा फूले से। इसको बताएं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। चलो बताएं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी, इसकी स्थापना दो लोगों ने की थी। एक का नाम इनमें दिया हुआ है मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, और दूसरा नाम आता है कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट। तो कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको पता होगा। लेकिन बाद में जो इसकी गतिविधियां बढ़ी, जो इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है एनी बेसेंट को, क्योंकि बाद के वर्षों में एनी बेसेंट ने इसका नेतृत्व किया, और उसी के बाद से जो इसका विस्तार है, जो इससे लोगों का जुड़ाव है, वो और ज्यादा हुआ और ज्यादा कारगर ये साबित हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार मैंने आपको बताया, और ये लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न में ई विकल्प सम्मिलित है। इसका मतलब है
कि ये जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं इनमें से जब बदलाव हुआ है आपके उसके बाद से पूछा गया है। तो बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से हैं ये आपको बताना है। इस तरह के दो प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्न आज आपको बताए जाएंगे, दोनों को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि वर्ष 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। और वर्ष 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पर सबसे पहली बार जो है वो एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और उसी के साथ साथ एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला और साथ ही साथ प्रथम महिला बनी थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट का नाम आता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो आप टिक करेंगे एनी बेसेंट को, क्योंकि एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि कलकत्ता में आयोजित किया गया था। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तब आप सी विकल्प पर जाएंगे। जब प्रश्न में दिया होगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपको सरोजनी नायडू पर जाना है। सरोजनी नायडू की बात करें तो इन्होंने कलकत्ता की जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला है ये आपको पता होगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि सरोजनी नायडू ने जो अध्यक्षता किया था वो कानपुर अधिवेशन की किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों विकल्प आपको पता होना चाहिए, दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही यह भी नोट कर सकते हैं कि कांग्रेस का जो सबसे ज्यादा अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है और कलकत्ता में कुल 10 अधिवेशन आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। इनमें से किसकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जिनकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। पद्मबाई रानाडे, एनी बेसेंट, इसके बाद है सरोजनी नायडू या ज्योतिबा फूले। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखो, इन प्रश्नों की यदि हम बात करें और प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के आधार पर यदि हम बात करें तो हम टिक करेंगे ज्योतिबा बाई फूले को। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि ज्योतिबा भाई फूले के नेतृत्व में ही सबसे पहले वर्ष 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था और यह जो स्कूल खोला गया था वर्ष 1848 में बालिकाओं के लिए खोला जाने वाला भारत में पहला स्कूल था। इसलिए कहीं ना कहीं इन विकल्पों में यदि हम देखें तो हम ज्योतिबा बाई फूले को टिक करते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत कौन है, तो आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत हैं रमाबाई रानाडे। कौन है? रमाबाई रानाडे। तो याद रखना है, यदि आपके विकल्प में रमाबाई रानाडे का नाम है तो आप रमाबाई रानाडे का नाम टिक करेंगे। यदि आपके विकल्प में रमाबाई रानाडे का नाम नहीं है और यही प्रश्न रिपीट होता है तो आप ज्योतिबा फूले को टिक करेंगे। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना है कि यदि रमाबाई रानाडे दिए हुए हैं तो इनको टिक करोगे, नहीं दिया हुआ है इस प्रश्न की भांति तो आप ज्योतिबा फूले को टिक करोगे। यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं और विकल्पों में आपको देखने को मिलेगा कि संबंधित व्यक्ति के नाम दिए, मतलब प्रश्न में कुछ संस्था के नाम दिए हुए हैं और उत्तर में कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। आपको जिस क्रम में संस्थाओं के नाम दिए हैं उसी क्रम में उनकी स्थापना करने वाले व्यक्तियों के नाम को लिखना है। और यहाँ पे सबसे पहले है प्रार्थना समाज, फिर है यंग इंडिया, फिर है लोक हितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा। अब इनमें से इनके आधार पे आपको नीचे दिए गए जो आपके उत्तर हैं उनको आपको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि कौन सा इनमें सही होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किसके द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई है। जैसे प्रार्थना समाज, सबसे पहले पता होना चाहिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो आपने अभी देखा पिछले 5 मिनट से लगातार प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, ब्रह्मा समाज की बात हो रही। प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। कहने का मतलब है कि जो 4 विकल्प आपके उत्तर के दिए हुए हैं, अब सबसे पहला आपको नाम सर्च करना है आत्माराम पांडुरंग।
अब ये नाम जो है दो विकल्पों में दिया हुआ है, एक तो बी में दिया हुआ है, एक तो सी में दिया हुआ है। कहने का मतलब ए विकल्प और डी विकल्प और ई विकल्प अभी बाहर नहीं होगा, तो दो विकल्प आपके यहां से हो गए बाहर। फिर बात आती है यंग इंडिया। यंग इंडिया से कौन जुड़ता है? आप जानते हो यंग इंडिया से जुड़ते हैं महात्मा गांधी, इनके बारे में भी आपको बताया। तो दूसरे स्थान पे आ गए मोहनदास करमचंद गांधी। अब आपका सी विकल्प भी बाहर हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो बी विकल्प या तो ई विकल्प। आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम आता है लोकहितवादी। लोकहितवादी जो है, इसकी जो संस्था थी, इसकी स्थापना किया था गोपाल हरि भाई देशमुख ने। तो इसमें से यदि आप देखो तो गोपाल हरि देशमुख भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगला सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले का नाम दिया हुआ है। अगला नाम है रहनुमाई मजदेवसन, ये है नैरोजी फुदरानेजी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपका बी विकल्प आपका सही हो रहा है, ठीक है। संबंधित संस्थाएं क्रम से दी हुई हैं, उन संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों का क्रम आपको चुनना था, तो इस आधार पर बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में शुरू किया गया था। तो इसमें से आपको बताना कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, साधुओं द्वारा चलाया गया था, जमींदारों द्वारा चलाया गया था या निम्न जाति। कहने का मतलब है नाई धोबी बंद जो था, ये सामाजिक बायकॉट था, ये किसके द्वारा चलाया गया था, यहाँ पर यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा चलाया गया था। तो आपको बता दें कि ये वर्ष 1919 में चलाया गया था और प्रतापगढ़ में चलाया गया था। तो प्रतापगढ़ में चलाया गया था किसानों के द्वारा, तो ए विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। अगला, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, आपको बताना है। चलिए बताइए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, आपको अपना जवाब देना है। तो जवाब दीजिए कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। 1850, 1895, वर्ष 1900 या 1905? इसका सही उत्तर है वर्ष 1900 सी विकल्प, ठीक है। इसको बताएं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो एका आंदोलन किससे जुड़ता था, आपको बताना है। चलो, एका आंदोलन की बात हो रही है। अब सबसे पहले बात पता होना चाहिए कि एका आंदोलन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था एका आंदोलन का, तब आप बता पाएंगे। एका आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो आपको बताते हैं, एका आंदोलन जुड़ता है मदारी पासी से। किससे जुड़ता है? मदारी पासी नामक व्यक्ति से जुड़ता है। और ये जो आंदोलन था, यदि हम इसकी बात करें तो वर्ष 1921 से वर्ष 1922 के बीच चलाया गया था मदारी पासी द्वारा। और यह जो आंदोलन था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर 4 जिलों में चलाया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या था कि किसानों से 50% से ज्यादा लगान वसूल किया जाता था, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें जो सही उत्तर होगा उसका उत्तर है डी विकल्प, लगान की नगद में परिवर्तन। इनके द्वारा क्या कर दिया गया? इनके द्वारा मांग थी कि लगान का नगद में परिवर्तन किया जाए और इसी के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। डी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, आपको बताना। चलिए, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ या बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद किससे जुड़े हुए थे? मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन या किसी अन्य से? इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो स्वामी सहजानंद की बात हो रही है, तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों से। सी विकल्प सही है। इसको बताएं, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। तो अभी आपने देखा कि स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो कृषक आंदोलन से था, विशेष रूप से बर्खास्त कृषक आंदोलन था जो वर्ष 1838 से 1847 के बीच चलाया गया था।
और बकास्त कृषि आंदोलन से ये जुड़ते हैं, कृषक आंदोलन से ये जुड़ते हैं, जो कि बिहार में जमींदारी प्रथा के विरोध में चलाया गया था। तो जमींदारी प्रथा के विरोध में किसानों द्वारा बकास्त आंदोलन चलाया गया था, जो वर्ष 1838 से लेकर वर्ष 1847 तक चलाया गया था, इसलिए इसका सी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, इनमें से बताएं, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से व्यक्ति हैं जो बिहार के किसान आंदोलनों से जुड़े हैं। राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। इन चारों में से कौन बिहार के किसान आंदोलनों से जुड़े हैं, आपको बताना। चलिए, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलनों से जुड़े हैं? राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। देखो, बिहार के किसान आंदोलनों की बात हो रही है, तो बिहार के किसान आंदोलनों से इनमें से जो नाम जुड़ता है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 के अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के संबंधित है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की बात होती है, तो आपको बताना है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किनसे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स, किससे संदर्भित है आपको बताना है। चले बताएं, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति में से किससे संबंधित है आपको बताना है। देखो, इसका संबंध है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी साम्राज्य के जो भी भाग हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और अन्य राज्यों को एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे किसी अटैक के संदर्भ में, किसी हमले के संदर्भ में सबसे पहले जो बफर स्टेट हैं उन पर हमला हो और तब तक जो अंग्रेजी साम्राज्य के लोग हैं वो सजग हो जाए और उनका प्रत्युत्तर दे सकें। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में शुरू किया गया था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, यह आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपसे विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं दिया है और बेलेजली दिया है तो आप बेलेजली को भी टिक कर सकते हो, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड बेलेजली दोनों का नाम इनमें जुड़ता है। तो दोनों में से कोई भी एक विकल्प में दिया है आप टिक कर सकते हो। यदि दोनों विकल्प में दिए हुए हैं तो भी आपको वारेन हेस्टिंग्स टिक करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो वारेन हेस्टिंग्स का है। अगला, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? देखो, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसने शुरू किया या किसने समाप्त किया। तो बंगाल में द्वैध शासन की यदि हम बात करें तो द्वैध शासन जो प्रारंभ किया गया था वो 1765 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यार लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। समाप्त किसने किया? तो इसको 1872 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1765 से 1772 के दौरान, 72 ईस्वी के दौरान द्वैध शासन जो है बंगाल में प्रचलित था, जिसको कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया। इसकी शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से मराठा शासक थे जिन्होंने सबसे पहले इसको स्वीकार किया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से मराठा शासक थे जिनके द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। यहाँ पे है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। इसके बाद है रघुजी भोसले, इसके बाद है दौलत राम सिंधिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले इसको स्वीकार किया था, यदि मराठों की बात की जाए। और उसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए कि संपूर्ण भारत में मराठों के अलावा यदि हम बात करें तो सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने इसको स्वीकार किया था। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1799 आता है और इस दौरान जो है मैसूर ने इसको स्वीकार किया था। और मैसूर के बाद यदि हम देखें तो 1799 में ही तंजौर ने भी इसको स्वीकार किया था। और तंजौर के बाद यदि हम देखें तो आप 1801 याद रख लीजिए, 1801 में अवध ने इसको स्वीकार किया था। तो 4
सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, 1799 में तंजौर और 1801 में अवध। ये चारों राज्य आपको पता होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जब मराठों की बात आए तो आपको याद रखना है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले इसको स्वीकार किया। सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से जवाब देना है और प्रयास करना है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं उसको भी एक हम नोट्स बनाते चलें। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया? भारत की शासिका कब इनको नियुक्त किया गया आपको बताना है। भारत की शासिका महारानी विक्टोरिया को कब नियुक्त किया गया आपको बताना है। 1858, 1876, 1877 या 1885। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको चुनना है अपना जवाब। देखो 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार के आयोजन के समय ही यह घोषणा की गई थी, तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प 1877। इसको बताएं, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आप जानते हो लोगों में मतलब उस समय के भारतीयों में राजनीतिक विचारों का प्रभाव बढ़ाने के लिए, राजनीतिक विचारों का प्रसार करने के लिए बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में 3 लोग प्रमुख थे। सबसे पहला नाम आता है फिरोज शाह मेहता, दूसरा नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा नाम आता है केटी तैलंग। तो केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, कहने का मतलब है कि 3 नाम आते हैं और आपके 4 विकल्प जो दिए हुए हैं इनमें से 3 विकल्पों में 3 नाम इसके सही हैं। तो कहने का मतलब है एक से ज्यादा सही हो रहे हैं तो हमें उपयुक्त में से एक से अधिक पर टिक करना है, मतलब ई विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। अगला, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ज्यादातर हम इसको इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी का हिंदी नाम है भारत संघ। तो आपको बताना है भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है किसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.यू. होम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, दोनों के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। इनमें से एक नाम यहाँ पर मिल रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसलिए हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी को टिक करेंगे। अगला, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी आपको बताना है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यंग बंगाल एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इनमें से कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, कहने का मतलब वर्ष 1885 से पूर्व कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था भारत में विद्यमान थी, इन चारों में से यह आपको बताना है। चलिए बताएं। इनमें से जो एक संस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण थी, आपको बता दें कि इल्बर्ट बिल विवाद पर उसने पूरे भारत को जागरूक किया, पूरे भारत में उसका विरोध किया इल्बर्ट बिल विवाद पे। साथ ही साथ सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग भी संस्था द्वारा की गई और ये संस्था है इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ये प्रमुख संस्था है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? अनियमितता के कारण इनको हटाया गया था, एक आरोप लगाकर इनको हटाया गया था। तो आपको बताना है कब हटाया गया था। आपको यह भी बता दें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS भारतीय सिविल सर्विसेज में चयनित होने वाले दूसरे भारतीय थे और इनको वर्ष 1874 में पद से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? वर्ष 1874 में। ए विकल्प सही उत्तर है और ये सिविल सेवा में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय थे, यह भी आपको याद है। इसको बताएं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक।
राजनीतिक सुधारों की बात हो रही है कि सबसे पहले राजनीतिक सुधारों को लेकर किसने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, तो वो नाम आता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, हालांकि इनका जो योगदान है वो सती प्रथा के उन्मूलन में भी है, इनका जो योगदान है वो एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने में भी है। तो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर है। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने राजनीतिक सुधारों का विरोध किया। ठीक है, इसको बताएं मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? मद्रास महाजन सभा, 3 लोग यहां भी जुड़ते हैं। कौन कौन से 3? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू, 3 व्यक्तियों द्वारा इस संस्था की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1884 में। तो यहाँ पे जो संस्थाएं पूछी जा रही है इसका मतलब है कि धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित प्रश्न बीपीएससी में काफी संख्या में पूछे गए हैं। तो आगे जो हमें तैयारी करनी है बीपीएससी की, तो हमें धार्मिक सुधार आंदोलनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वहां से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो धार्मिक सुधार आंदोलनों में जो भी व्यक्ति जुड़े हैं या बिहार के प्रमुख किसान आंदोलनों से जो भी व्यक्ति जुड़े हैं उनके बारे में हमें जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जानकारी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है 1884। 1884 इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन 1884 इसका सही उत्तर है। तो इस प्रश्न को अभी हम हटा देते हैं। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? प्रथम अधिवेशन की बात हो रही है, आप जानते हो वर्ष 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था यह आपको बताना है। 52, 62, 72 या 82। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बंबई में हुआ था। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ था और प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जब इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना नहीं कह सकते, इसका प्रथम अधिवेशन जब बुलाया गया था तो वहां पर संपूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधियों ने कुल मिलाकर भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, यह भी आपको पता होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में, अभी आपको बताया। सी विकल्प सही उत्तर है। किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, यह भी आपको पता है। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे या किसके द्वारा स्थापना की गई, वो सारी चीजें एक हैं। अब यहीं पर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, एक वैज्ञानिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मिलिट्री कमांडर। तो जो A.O. ह्यूम थे वो एक असैनिक, आप कह सकते हैं ब्रिटिश नागरिक थे। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम अधिवेशन जो है ये 1885 में हुआ था, दिसंबर माह में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसका आयोजन जो किया गया था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, बंबई में। तो सबसे पहला इसमें आप देखोगे तो टिक करना है किसको? मुंबई। सी विकल्प में दिया है, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन की बात हो रही है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की आपको बताना है। चलिए बताएं, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, आपको जवाब देना है। दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई जो नौरोजी थे ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये अधिवेशन हुआ कहां था? ये अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था। वह घटनाक्रम यह था कि इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया था। मतलब इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी, सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह अधिवेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको याद रखना है कि वर्ष 1924 में कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था। कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था
और कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन जो कि वर्ष 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे जो कि था बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगांव अधिवेशन आपको याद रखना है वर्ष 1924 में, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अब देखो यहाँ पे प्रश्न बदल गया है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जब प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो आपको याद रखना है सरोजनी नायडू, सी विकल्प सही उत्तर है। और वर्ष 1925 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, और यहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया था। पहली बार यहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि प्रश्न बदल जाए, पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय हटा दिया जाए शब्द, पूछ लिया जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको टिक करना है एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ऐसा करने वाली वो प्रथम विदेशी महिला भी थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। 27वां अधिवेशन हुआ कब, वर्ष 1912 में हुआ। वर्ष 1912 में आर्यन मुदगेलकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और ये जो अधिवेशन था ये हुआ था बांकीपुर में, और बांकीपुर कहां पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है। अगला, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना। कई बार ये पुस्तक पूछी गई है और ये पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यह आपको याद रखना, दादा भाई नौरोजी, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है, लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन या लाला लाजपत राय। किसका ये कथन है आपको बताएं, चलो बताएं किसका कथन है। इसमें आप देखोगे तो ये जो कथन है, ये कथन है सर सैयद अहमद का, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो यह कथन आपको बता दें, यह कथन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। तो लॉर्ड कर्जन इसमें देखें सी विकल्प में दिया हुआ है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो कर्जन का ये जो कथन है कई बार पूछा गया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों का राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रारंभ हुआ। किसके कार्यकाल में ये हुआ, तो इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन, बी विकल्प में दिया है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है कि अधिकतर नरमपंथी नेता कहां से थे, किस क्षेत्र से भारत के नरमपंथी नेता बिलोंग करते थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है भारत के अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे ये बिलोंग करते थे शहरी क्षेत्रों से। नरमपंथ से जुड़े हुए जो अनेक नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, तो इसमें आपको टिक करना है शहरी क्षेत्रों से। तो आज के जो प्रश्नों की चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त करते हैं। 2 सीरीज आपकी हुई है, लगभग 350 के बराबर प्रश्न जो है विगत 20 वर्षों में आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं मध्यकालीन आधुनिक भारत के इतिहास से। तो 2 सीरीज आपकी हुई है, 3 सीरीज और होगी और इसमें आपकी आधुनिक भारत की चर्चा समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद बिहार राज्य से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो जब आपका आधुनिक भारत, क्योंकि प्राचीन भारत हमने पूर्णतया देख लिया, मध्यकालीन भारत हमने समाप्त किया है विगत वर्षों के प्रश्नों में, आधुनिक भारत हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे बिहार से, बिहार स्पेशल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और बिहार स्पेशल के बाद फिर हम विज्ञान पे आएंगे कि सामान्य विज्ञान से किस तरह के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो कहने का मतलब परीक्षा की तिथि जो आपकी टल गई हो वो आपके लिए बहुत लाभदायी होने वाली है। उस समय का जो है आपको बेहतर उपयोग करना है और इसी वर्ष अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है।
ठीक है। तो जो भी कमियां हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस चीज़ की वीडियो चाहिए, और क्योंकि विज्ञान से संबंधित वीडियो आपको मिल रही है, भूगोल से संबंधित वीडियो मिल रही है, राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो मिल रही है, बिहार स्पेशल मेरे द्वारा कराया जा रहा है वो आपको लगातार मिल रहा है, साथ ही साथ ग्राफ चित्र के माध्यम से इतिहास का अध्ययन कराया जा रहा है वो आपको मिल चुका है मरणोत्तर काल तक, उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है आपके चैनल पर कार्यक्रम बहुत सारे रेगुलर जा रहे हैं, और रेगुलर यदि जा रहे हैं तो उनको आप जुड़े उनसे, उनको कहने का मतलब है उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको हल करने का प्रयास करें, जो भी कार्यक्रम है पढ़ने का प्रयास करें। पीडीएफ की यदि हम बात करें, टॉप कमेंट देख लीजिएगा, उसमें आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, उस लिंक के माध्यम से आप इस वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।